तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आधारित क्विज सेट 2026 यूपीएससी के लिए। तो देखें, जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है कि कई जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। कथन दो है कि जलीय प्रणालियों में प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लांक्टन का जीवन काल उन पर निर्भर रहने वाले जू प्लांक्टन की तुलना में बहुत कम होता है और उनकी परिवर्तन दर भी अधिक होती है। पारिस्थितिक पिरामिडों के संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। विकल्प बी है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है कि कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। विकल्प डी है कि कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। अब देखेंगे हम कथन एक को कि कई जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। ये सत्य है। जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है वहां पर बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है, जबकि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें बायोमास का पिरामिड जो है आमतौर पर सीधा होता है। और कथन दो की बात करें तो कथन दो भी सही है, क्योंकि जो फाइटोप्लांक्टन होते हैं ये सूक्ष्म होते हैं और अत्यंत ही तीव्र गति से प्रजनन करते हैं, यानी कि इनका जो टर्नओवर है ये उच्च होता है। हालांकि किसी भी समय उनकी कुल बायोमास जो है ये कम होती है, लेकिन जो उनकी उच्च प्रजनन दर के समय, मतलब जब उनका उच्च प्रजनन दर होता है तो उस समय के साथ इतनी बायोमास उत्पन्न होती है कि वह लंबे समय तक जीवित रहने वाले जू प्लांक्टन और मछलियों की कहीं अधिक बड़ी बायोमास का समर्थन कर सके। तो इससे ऊर्जा प्रवाह पिरामिड जो है हमेशा सीधा रहता है। लेकिन जीवन इतिहास विशेषताओं के कारण जो बायोमास का पिरामिड है वो उल्टा हो जाता है। अब चूंकि उच्च टर्नओवर के कारण छोटा द्रव्यमान एक बड़े द्रव्यमान को सहारा दे सकता है, इसलिए कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है। इसलिए यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में अपघटन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यदि सड़े गले पदार्थों में लिग्निन और चिटिन की मात्रा अधिक हो तो अपघटन की दर काफी धीमी हो जाती है। दूसरा कथन है कि कम तापमान और अवायवीय वातावरण जल में घुलनशील शर्करा के तीव्र खनिजीकरण के लिए अनुकूल होते हैं। बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो पहला कथन देखेंगे। पहला कथन है कि यदि सड़े गले पदार्थों में लिग्निन और चिटिन की मात्रा अधिक हो तो अपघटन की दर जो है काफी धीमी हो जाती है। सत्य है। कारण यह है कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी रासायनिक गुणवत्ता अपघटन दर का प्राथमिक निर्धारक है। लिग्निन और चिटिन जो है ये जटिल संरचनात्मक बहुलक होते हैं जिन्हें ऊर्जा की दृष्टि से तोड़ना कठिन होता है। इसलिए मतलब इनको तोड़ने के लिए जो विशिष्ट एंजाइम होते हैं जैसे कि लिग्निनेज, उसकी आवश्यकता पड़ती है, जो सभी अपघटन करता होते हैं उनमें नहीं पाए जाते। इसलिए इन प्रतिरोधी पदार्थों की उच्च सांद्रता जो है अपघटन की दर को काफी धीमा कर देती है। वहीं दूसरे कथन की बात करें कि कम तापमान और अवायवीय वातावरण जल में घुलनशील शर्करा के तीव्र खनिजीकरण के लिए अनुकूल होते हैं। गलत है, क्योंकि जो अपघटन है ये मुख्यतः वायवीय प्रक्रिया है जिसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और ऑक्सीजन की कमी यानी कि अवायवीय कंडीशन में जो वायवीय जीवाणु होते हैं उनको और कवकों की गतिविधि जो होती है उसको बाधित कर देती है। ऐसे में कार्बनिक पदार्थों का संचय हो जाता है। इसके अलावा जो कम तापमान है वहां पे सूक्ष्म जीवों का जो मेटाबॉलिज्म है, गतिविधि है, वो भी काफी कम हो जाता है। तो गर्म और जो नम वातावरण होते हैं ये तीव्र अपघटन के लिए आदर्श होते हैं। ऐसी दशा में दूसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे ए है कि केवल एक कथन सही है। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 है कि समताप मंडलीय ओजोन के रासायनिक क्षरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंटार्कटिक ओजोन क्षेत्र का निर्माण
ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों या पीएससी यानी कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की उपस्थिति पर निर्भर करता है, जो ध्रुवीय भंवर के भीतर अत्यंत कम तापमान पर बनते हैं। कथन 2 है कि पीएससी या पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड या ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल विषम प्रतिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं, जो क्लोरीन, नाइट्रेट और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे स्थिर क्लोरीन भंडारों को सक्रिय क्लोरीन प्रजातियों में परिवर्तित करते हैं, जो सूर्योदय के समय ओजोन को नष्ट कर देते हैं। अब बताना है कि उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प बी है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब कथन 1 की बात करें तो कथन 1 जो है ये भी सत्य है और कथन 2 जो है ये भी सत्य है। अब जो अंटार्कटिक में जो ओजोन छिद्र होता है सिर्फ समताप मंडल में क्लोरीन और यौगिकों की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, बल्कि ध्रुवीय परिस्थितियों के लिए भी एक ध्रुवीय परिस्थितियों के एक अद्वितीय समूह के कारण भी होता है। तो अंटार्कटिक में क्या होता है कि अंटार्कटिक में सर्दियों के दौरान जो शक्तिशाली ध्रुवीय भंवर के भीतर जो है अत्यधिक कम तापमान के कारण ध्रुवीय समतापमंडलीय बादलों का निर्माण हो जाता है, और ये जो बादल हैं ये विषम रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतिक्रियाशील सतह या बेस प्रदान कर देती हैं, जिससे ये गैसीय अवस्था में कुशल, अगर वहां पे गैसीय अवस्था रहता तो ऐसा नहीं हो पाता। अभी जो पीएससी सतह है यानी कि जो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल का जो सतह है वहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड और क्लोरीन नाइट्रेट जैसी अपेक्षाकृत निष्क्रिय क्लोरीन भंडार प्रजातियों को आणविक क्लोरीन जैसे प्रकाश अस्थिर रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल हैं ये ओजोन क्षरण को शुरू करने और बढ़ाने दोनों ही में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसलिए कथन 2 जो है ये कथन 1 की स्पष्ट और सटीक व्याख्या करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कथन 2 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 जो है ये कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है महासागरों का अम्लीकरण और सुपोषण अलग अलग पर्यावरणीय समस्याएं हैं, लेकिन वे तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों में अधिक गंभीर प्रभाव पैदा करने के लिए परस्पर क्रिया कर सकती हैं। कथन 2 है कि सुपोषण से शैवाल प्रस्फुटन होता है और इस कार्बनिक पदार्थ के बाद के अपघटन से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे पानी का पीएच स्तर और कम हो जाता है। कथन 3 है कि वैश्विक महासागर अम्लीकरण और व्यापक तटीय सुपोषण दोनों का प्राथमिक चालक औद्योगिक उत्सर्जन से वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता है। अब बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहले कथन 1 देख लें। पहला कथन 1 है कि महासागरों का अम्लीकरण और सुपोषण अलग अलग पर्यावरणीय समस्याएं हैं। ये बात सत्य है कि जो महासागरीय का अम्लीकरण होता है और जो सुपोषण है ये अलग अलग की पर्यावरणीय समस्याएं हैं। जहां जो महासागर अम्लीकरण है यह वायुमंडलीय अवशोषण के द्वारा संचालित एक वैश्विक समस्या है, और सुपोषण की बात करें तो यह पोषक तत्वों के अपवाह द्वारा संचालित एक अधिक स्थानीय समस्या है, और तटीय क्षेत्रों में इनके परस्पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो पहला कथन जो है ये तो सत्य है। कथन 2 की बात करें तो कथन 2 कि सुपोषण से शैवाल प्रस्फुटन होता है, ये सत्य है। सुपोषण के कारण क्या है, जो शैवाल है इसका प्रस्फुटन होता है, और जब ये शैवाल मर जाते हैं और जीवाणुओं द्वारा विघटित हो जाते हैं तो श्वसन की क्रिया में जल स्तंभ में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यह स्थानीय रूप से उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाती है, जिससे अम्लीकरण की प्रक्रिया जो है तेज हो जाती है और स्थानीय स्तर पर तीव्र काफी तेज तरीके से निम्न पीएच की पीएच का स्थिति जो है उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरा कथन जो है सत्य है। तीसरे कथन की बात करें कि वैश्विक महासागर अम्लीकरण और व्यापक तटीय सुपोषण दोनों का प्राथमिक चालक औद्योगिक उत्सर्जन से वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि
जो वैश्विक महासागर अम्लीकरण है इसका प्राथमिक कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। वहीं सुपोषण के कारण, जो प्राथमिक कारण है सुपोषण का, वह नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिक हैं, जो कि मुख्य रूप से कृषि अपवाह और सीवेज से उत्पन्न होते हैं, न कि सिर्फ वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड से। हालांकि जो नाइट्रोजन है इसका वायुमंडलीय निक्षेपण जो है सुपोषण में योगदान कर सकता है, लेकिन यह दोनों घटनाओं का एकमात्र या फिर ये कहें कि प्राथमिक कारण नहीं है। इसलिए जो कथन 3 जो है ये सत्य नहीं है, और जो कथन 2 है वह सिर्फ कथन 1 का व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि कथन 2 और 3 में से केवल एक ही सही है, जो कि सत्य है, क्योंकि कथन 2 सही है, कथन 3 गलत है, और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 देख लेंगे हम। प्रश्न नंबर 5 है कि बायोटोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक ऐसा पारिस्थितिक क्षेत्र है जो आमतौर पर एक पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा होता है। दूसरा कथन है कि यह जैविक समुदायों की एक विशेष श्रेणी का समर्थन करता है। तीसरा कथन है कि विशिष्ट जैव विविधता के प्रसार के लिए विभिन्न जैव स्थानों को एक दूसरे से अलग करना एक सामान्य प्रक्रिया है। अब बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं। तो पहला कथन कि यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो आमतौर पर क्षेत्र है, मतलब यह एक ऐसा पारिस्थितिकी क्षेत्र है जो आमतौर पर एक पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा होता है, ये गलत है। क्योंकि जो बायोटोप है ये ऐसा पारिस्थितिकी क्षेत्र होता है जो जैविक समुदायों की एक विशेष श्रेणी का समर्थन करता है। तो पहला कथन जो है गलत है। और दूसरा कथन जो है कि यह जैविक समुदायों की एक विशेष श्रेणी का समर्थन करता है, यह सत्य है। तीसरे कथन की बात करें कि विशिष्ट जैव विविधता के प्रसार के लिए विभिन्न जैव स्थानों को एक दूसरे से अलग करना एक सामान्य प्रक्रिया है, तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि कहा जाता है सुप्रसिद्ध रूप से कि जीव मंडलों को पृथक नहीं किया जाना चाहिए, इसके बजाय जीव मंडलों को एक दूसरे से और आसपास के अन्य जीवन से जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो जानवर और पौधे होते हैं इन मतलब जीवन रूपों से इन संबंधों के बिना जीवमंडल जो है प्रभावी रूप से विविध जीवों के रहने के स्थान के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैव स्थानों के पुनर्जनन के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक जैव स्थानों के एक विस्तार की योजना बनाना होता है, न कि केवल एक बिंदु की जहां जानवर और पौधे आते जाते हैं। तो यहाँ पे जो कथन 3 है ये भी गलत है और कथन 1 जो है वो भी गलत है। हमको बताना है गलत कितने हैं, तो गलत 2 है, पहला और तीसरा, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 6 है कि प्रकाश प्रदूषण का पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे कैन वाली बात होती है अमूमन लगभग उसमें सभी सत्य होते हैं। खैर, यह मनुष्यों में सर्कैडियन लय को बाधित करता है जिससे नींद के पैटर्न पर असर पड़ता है। दूसरा, यह तारों यानी स्टार की सहायता से दिशा का पता लगाने वाले पक्षियों के प्रकाश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तीसरा कथन है कि यह कुछ जानवरों के प्रजनन चक्र को बाधित करने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे सभी विकल्प सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। असल में होता क्या है कि जो प्रकाश प्रदूषण है यह उन जानवरों के प्रजनन चक्र को प्रभावित करता है जो प्रजनन के लिए प्रकाश की गति या मौसमी गति पर निर्भर करते हैं। क्योंकि पक्षी जो होते हैं तारों की रोशनी का उपयोग करके प्रवास करते हैं, इसलिए उनको भ्रमित कर देता है, मतलब भ्रमित कर सकता है, और यहाँ तक कि रात में उड़ने वाले कीड़ों को भी दिशा भ्रमित कर सकता है। और जो एलईडी से निकलने वाली अत्यधिक नीली रोशनी होती है यह मनुष्यों में नींद के पैटर्न को सीधे तरीके से प्रभावित करती है, क्योंकि यह मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को दबा देती है, जो कि मनुष्यों में नींद से जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। जैसे हम मोबाइल देखते हैं, रात में काफ़ी देर तक देख लेते हैं, तो जो नींद नहीं आता है उसका वजह यही है कि यह जो मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन होता है उसको दबा देता है। ठीक है, तो ये था मतलब हमारा जो 6वां प्रश्न है, इसका सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये तीनों सत्य हैं। अब 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा कि
आक्रामक विदेशी प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां वे जानवर, पौधे या अन्य जीव हैं जिन्हें मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में उनके प्राकृतिक आवास से बाहर के स्थानों में ले जाते हैं। दूसरा कथन है कि कुनिमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का लक्ष्य 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश की दर को पूरी तरह से कम करना है। तीसरा कथन है कि लैंटाना कमारा एक आक्रामक प्रजाति है जो भारत में बाघों के आवास के लिए खतरा है। अब बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत है। तो पहला कथन जो है ये सत्य है, क्योंकि जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती हैं ऐसे पौधे, जानवर या अन्य जीव होते हैं जिन्हें या तो मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में उनके प्राकृतिक आवास से बाहर के स्थानों में ले जाते हैं, जिससे देशी जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं या मानव अर्थव्यवस्था और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि कुनिमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का लक्ष्य 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश की दर को पूरी तरह से कम करना है। वैसा नहीं हो सकता कि पूरे यानी कि 100% नहीं हो सकता ये। तो असल में इसका रियलिटी ये है कि जो कुनिमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसका लक्ष्य जो रखा गया है कि 2030 तक जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं इनके प्रवेश की दर को कम से कम 50% तक कम किया जाए, इसका लक्ष्य रखा गया है। तीसरा कथन ये सत्य है और हमें बताना है गलत कितना है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। अब 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव दिवस या WWD यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का आयोजन CITES की स्थापना के उपलक्ष्य में किया जाता है। दूसरा कथन है कि साइट्स विभिन्न सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में न डाले। तीसरा कथन है कि साइट्स सचिवालय का प्रशासन प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ या IUCN द्वारा किया जाता है। बताना है इनमें से कौन से सही है। तो पहला कथन कि विश्व वन्यजीव दिवस का आयोजन CITES यानी साइट्स की स्थापना के उपलक्ष्य में किया जाता है, तो ये सत्य है। हुआ ये था कि वर्ष 2013 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने विश्व के वन्य जीवों और पौधों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे मनाने के लिए 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया। और ऐसा इसलिए किया गया वर्ष 2013 में क्योंकि जो साइट्स है यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा यानी कि जो वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन जो साइट्स है उस पर 1973 में 3 मार्च को ही हस्ताक्षर किए गए थे। और ये जो साइट्स है 1973 में हस्ताक्षरित किया गया था और 1975 में यह प्रभाव में आया था। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरा कथन ये भी सत्य है कि साइट्स जो है विभिन्न सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो वन्य जीव और जो पौधे हैं इनके नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में न डाले। तो दूसरा भी सत्य है। तीसरे कथन की बात करें कि साइट्स सचिवालय का प्रशासन IUCN द्वारा किया जाता है, तो यह गलत है क्योंकि जो साइट्स सचिवालय है इसका संचालन जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा किया जाता है और यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। अब 9वां प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 9वां है कि जंगली जानवरों के पुनः वन्य जीवन में लौटने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि पुनः वन्य जीवन लौटने यानी कि रीवाइल्डिंग। पहला कि रीवाइल्डिंग का अर्थ है एक निश्चित समय के बाद शावक को जंगल में पुनः छोड़ देना जब ऐसा प्रतीत होता है कि शावक जंगल में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में सक्षम है। दूसरा कथन है कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने के लिए दिशा निर्देश वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में निर्धारित किए गए हैं। तीसरा कथन है कि भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों और सफाई करने वाले जानवरों को पुनः वन्यवास के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन रीवाइल्डिंग। तो रीवाइल्डिंग जो है ये उससे पहले हम ये पढ़ लें कि जो
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी धारा 38 ओ के तहत जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है यानी कि एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके द्वारा निर्धारित मानक जो संचालन और प्रक्रियाएं या दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार जो अनाथ या परित्यक्त बाघ शावक हैं उनसे निपटने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो परित्यक्त शावक हैं उनको उनकी मां से फिर से मिलाने का प्रयास किया जाए। दूसरा तरीका यह है कि यदि शावक का उसकी मां से पुनर्मिलन संभव नहीं है तो शावक को किसी उपयुक्त चिड़ियाघर में स्थानांतरित कर दिया जाए। तीसरा चरण यह है कि एक निश्चित समय के बाद जब शावक स्वतंत्र रूप से जंगल में जीवित रहने में सक्षम प्रतीत होता है तो उसे जंगल में पुनः छोड़ देना, इसे ही रीवाइल्डिंग कहा जाता है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन ये भी सत्य है, और तीसरा कथन कि भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों और सफाई करने वाले जानवरों को पुनः वन्यवास के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का प्रयास केवल बिल्लियों तक ही सीमित नहीं है। कुछ अन्य लुप्त प्राय प्रजातियां जिनमें मृत जानवरों का मांस खाने वाले जानवर भी शामिल हैं को कैद में पालने के बाद जंगल में पुनः लाने के प्रयास भी किए गए हैं। इसलिए जो तीसरा कथन है ये सही नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। तो साथियों ये था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ प्रश्नों का सेट। आई होप कि ये 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आपके तैयारी में मदद कर सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।